वेलकम टेक बड़े गुरु। मैं आपका विकास आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आज आपके लिए एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है और लेटेस्ट अपडेट भी है, क्योंकि आपका एग्जाम जो है कल लगा हुआ है। जो भी आईटीआई कोपा के स्टूडेंट हैं उनका एग्जाम आप देख सकते हैं यहाँ पे 16 और 17 तारीख को है। जो सीआईटीएस का था इंट्रेंस एग्जामिनेशन, वो 16 और 17 की डेट है। ठीक है, तो आपका एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं और आपकी डेट भी आ चुकी है। तो आज 15 तारीख 5 बजे तक आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे। उसके बाद डाउनलोड नहीं होगा, एरर आएगी या साइट में दिक्कत आएगी। तो अभी आप डाउनलोड कर लें, प्रिंट कर लें यहाँ पे लॉगिन करके। और ज़्यादा डिटेल यहाँ पर नहीं डालनी है आपको। और इसके बाद आपको जाना है क्लिक हियर टू एडमिशन वाले पे ऑप्शन पे, और यहाँ पे आपका जो ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर डाल के और कैप्चा कोड डाल के अपना लॉगिन करके डाउनलोड कर लें। ठीक है, तो इसकी जो मॉक टेस्ट क्लासेस है वो ऑलरेडी कंटिन्यू चल रही है। मैं आपको प्लेलिस्ट में दिखा देता हूँ कहाँ पे मिलेंगे अवेलेबल। तो ये है CTI ITI कोपा मॉक टेस्ट 2020 के लिए जो मैंने आपके लिए दी थी वीडियो। इसमें करीब 23 वीडियो हैं, इसको आप देख लें। और ITI कोपा के क्वेश्चन आंसर की वीडियो 79 वीडियो हैं, इसको आप देख लें। और इसी के साथ मैं आपको दिखा देता हूँ और वीडियो कहाँ पे अवेलेबल है जो आपको पढ़नी है इसमें से। और ये वाली पढ़ सकते हैं CCC की ITI कोपा प्रैक्टिकल की वीडियो देख सकते हैं। और एक वीडियो और होगी आपके लिए, मैं दिखा दे रहा हूँ। जो जो वीडियो आपको चैनल से पढ़नी है वो सारी यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, जो जो कि मॉक टेस्ट है। और टेली की अगर पढ़ना चाहते हैं तो टेली की क्लास होगी, सब थ्योरी क्लास होगी। आपको मॉक टेस्ट वाली वीडियो देखनी है। ये बैंक के मॉक टेस्ट इसको भी दे सकते हैं। CCC और जितने भी मॉक टेस्ट यहाँ पे BCC के पड़े हुए हैं और तमाम जो मॉक टेस्ट चैनल पे अवेलेबल, उसको आप जरूर देखें। इन्हीं में से आपको क्वेश्चन पेपर में मिल जाएंगे। ओ लेवल के ऑब्जेक्टिव्स की वीडियो भी यहाँ पे पड़ी है, IT टूल्स, इंटरनेट, वेब डिजाइनिंग, सभी की जितनी प्ले लिस्ट है आप सब देख लें, तब आपका काम जरूर हो जाएगा। आपको सारे क्वेश्चन वहाँ मिल जाएंगे। CCC के क्वेश्चन भी यहाँ पे अवेलेबल है, इसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको फिर 1 से 2 वीडियो की मॉक टेस्ट सीरीज दूंगा। एक वीडियो अभी मिलेगी मॉर्निंग में और एक वीडियो इवनिंग में मिलेगी, क्योंकि कल आपका एग्जाम है 16 और 17 को। तो मैं कोशिश करूंगा 2 वीडियो आज आपको दे दूं 15 को और 2 वीडियो कल दे दूंगा 16 को। तो 4 वीडियो जाएंगी। करीबन आपको इसमें क्वेश्चन मिल जाएंगे मेरे अनुमान से करीबन आप मान के चलिए 500 से 600 क्वेश्चन मैं कोशिश करूंगा इन दोनों वीडियो 4 वीडियो में आपको कवर करने की। तो करीबन 1000 क्वेश्चन आपके पास हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे पहले भी मैं आपको वीडियो बना चुका हूँ, उसको आप देख लें। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन होंगे आपको उतने ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो कंटिन्यू इसको देखते रहें और वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर कर दें। जो जो भी आपके फ्रेंड स्टूडेंट हैं, ये प्लेलिस्ट को जरूर शेयर कर दें। ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, क्योंकि इसको जो मैंने बनाया था ये पूरा कंटेंट सिलेबस के अनुसार बनाया गया। इसमें सारा सिलेबस आपका कंप्लीट है। अभी जो वीडियो आपको आज मिलेगी ये मिक्स वीडियो मिलेगी, सभी टॉपिक इसमें रहेंगे। ठीक है, तो कंटिन्यू इसको देखें, आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर है। आप अपने आंसर कमेंट करें। मैं आपको 5 सेकंड का समय दूंगा। आप अपने आंसर इसमें कमेंट करें नीचे वीडियो को देखने के साथ साथ, जिससे कि आपकी लाइव यहाँ पे तैयारी होती रहे। तो पहला क्वेश्चन है DDL स्टैंड फॉर, यानी कि DDL का। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन नंबर है। DDL का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो ऑप्शन बनेगा ए, डेटा डिस्क्रिप्शन लाइब्रेरी। डेटा डिस्क्रिप्शन लाइब्रेरी 31 का ऑप्शन बनेगा ए। क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं। 32 नंबर है। मोस्ट ऑफ द HTML टैग हैव ए करस्पॉन्डिंग क्लोजिंग टैग विच बिगिंस विद सिंबल, यानी कि जब आप HTML का टैग को क्लोज करेंगे तो कौन सा सिंबल आप उसमें यूज करेंगे क्लोज करने के लिए। तो 32 का ऑप्शन बताएं, आप कमेंट करें। 32 का जो ऑप्शन बनेगा वो क्लोज टैग के संदर्भ में बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा। ये ऑप्शन बनेगा आपका बैकवर्ड स्लैश नहीं कहते हैं इसको, इसको कहते हैं आपका लेस देन ग्रेटर। ग्रेटर देन लेस देन का चिन्ह है आपका। तो और ऑप्शन बनेगा सेकेंड, यानी कि इक्वल टू। तो करस्पॉन्डिंग के लिए आप जो ब्लैक यूज करेंगे क्लोजिंग टैग, वो आपका होगा सेकेंड नंबर ऑप्शन। 33 नंबर चलते हैं। इफ ए HTML टैग डज नॉट हैव एक्सप्लिसिट क्लोजिंग टैग, द टैग मे बी क्लोज विद सिंबल इंस्टेड ऑफ सिंपल सिंबल। तो अगर आपका HTML कोड डज नॉट एक्सप्लिसिट सिंगल यानी क्लोज नहीं हो रहा, तो उस संदर्भ में आप कौन सा टैग इस्तेमाल करेंगे। तो 33 का ऑप्शन बनेगा सी। तो उस केस में आपका उल्टा हो जाएगा, उसका ये सिंबल इस्तेमाल होगा। तो 33 का ऑप्शन बनेगा। अगर नहीं हो रहा होगा, एक्सप्लिसिट यहाँ पे लिखा होगा डज नॉट हैव एक्सप्लिसिट क्लोजिंग टैग, तो ऑप्शन बनेगा 33 का सी। 34 नंबर चलते हैं। HTML document is contained inside a set of tag। HTML document contain inside set of, अगर टैग आपको लगाना है, यानी कि इनसाइड यानी कि टैग कौन सा टैग यूज़ करेंगे, इसके अंदर आपको सारी चीज़ें यूज़ करनी है, या टाइटल के अंदर, बॉडी के अंदर, या हेड के अंदर, या HTML के अंदर। तो 34 का ऑप्शन बनेगा ए। जो HTML के अंदर हम लोग सारी चीज़ें
लिखेंगे। उसके अंदर ही आपकी हेड आएगी, टाइटल भी आएगा, बॉडी आएगी, सारी चीज़ें आएंगी आपकी HTML के अंदर। यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से आपका बंद होगा। तो 34 का ऑप्शन बनेगा ए। क्वेश्चन नंबर 35 है, दी टॉप पोर्शन ऑफ ए HTML डॉक्यूमेंट कंटेनिंग मैनी मेटा आइटम्स एंड स्क्रिप्टिंग फंक्शन इज कॉल्ड। तो इसमें ऑप्शन बनेगा 36 भी यहीं पे आ गया है आपका। तो 35 का जो ऑप्शन बनेगा बी बनेगा, हेडिंग में। तो जो होगा आपके डॉक्यूमेंट वगैरह सब मेटा टैग लगेंगे वो सारे आपके हेड के अंदर आएंगे। तो ऑप्शन बनेगा बी। 36 नंबर है, यहीं पे लिखा गया है, द टाइटल ऑफ डिस्प्ले एट the title to be displayed at the top of the browser window to browser tab be enclosed in। तो टाइटल अगर आपको डालना है, जैसे आपका ब्राउज़र होता है इस प्रकार से, यहाँ पे ब्राउज़र के पास यहाँ पे कस्टम क्लोज और ये सब बना होता है। तो जो आप ओपन करते हैं इस प्रकार से आपके टैब बने होते हैं। तो यहाँ पे टैब का जो टाइटल आएगा वो क्या आना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं 36 का ऑप्शन बनेगा सी, टाइटल टैग का। इसके अंदर जो भी आप लिखेंगे वो आपको यहाँ पे ब्राउज़र में आपका शो होगा। तो 36 का ऑप्शन बनेगा सी। 37 नंबर है, दी मेन पोर्शन ऑफ ए HTML डॉक्यूमेंट इज इनक्लोज बिटवीन टैग। मेन पोर्शन जो आपका वो आएगा, आपका सारा आएगा बॉडी टैग के अंदर। तो 37 का ऑप्शन बनेगा डी। मेन जो आपका पोर्शन, इसमें कलर फॉन्ट का साइज, बोल्ड, इटैलिक जो भी आप काम करेंगे, बॉर्डर, फ्रेम, टेबल, सारा आपका बॉडी टैग के अंदर आएगा। तो 37 का ऑप्शन बनेगा डी। 38 नंबर है, पैराग्राफ इज कंटेन इन साइड HTML टैग। आप पैराग्राफ लिखना है तो पैराग्राफ के लिए आपको कौन सा टैग यूज होगा, पैराग्राफ किसमें आप यूज करेंगे। तो 38 का ऑप्शन बनेगा ए। ये पी से स्टार्ट होगा, पी से क्लोज होगा, इसके अंदर आपको पैराग्राफ आपको लिखना है। बाकी सब अलाइनमेंट के कोड हैं, इनको आपको ध्यान नहीं देना है। सिर्फ आपसे पूछा पैराग्राफ कैसे लिखना है, पैराग्राफ के अंदर पैराग्राफ को किस प्रकार से हाईलाइट करना है, तो किस कोड से, तो पी। 39 नंबर, एलिमेंट टू बी सेंटर। अगर सेंटर में आपको करना है, डिस्प्ले कराना है टैग को पैराग्राफ के अंदर, तो सेंटर के लिए 39 का ऑप्शन बनेगा बी। तो सेंटर, उसके बाद सेंटर क्लोज किया और DIV अलाइन सेंटर में आपने DIV को क्लोज कर दिया। तो ऑप्शन बनेगा बी। 40 नंबर, एलिमेंट तो लेफ्ट में अगर करना है तो लेफ्ट के लिए उसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा, सेंटर है तो यहाँ पे लेफ्ट कर दिया गया है। तो 40 का ऑप्शन बनेगा सी। लेफ्ट के लिए इस प्रकार से लिखेंगे। और राइट का पूछा जाएगा तो राइट के लिए ये ऑप्शन दिएगा, हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिल जाए। तो यहाँ पे आपका राइट के लिए दिएगा, तो यहाँ पे राइट का ये कोड हो गया। तो ये 3 क्वेश्चन आपके यहाँ तैयार होगा। 39 आपका सेंटर के लिए हो गया, और दूसरा आपका होगा लेफ्ट के लिए, और 41 हो गया आपका राइट के लिए। वही कोड है आपके होने, बस यहाँ पे लेफ्ट और राइट आपको चेंज, यहाँ पे लेफ्ट हो गया, यहाँ राइट हो गया। बाकी लिखने का पूरा वही तरीका है। 42 नंबर है, एलिमेंट टू दी जस्टिफाइड अलाइन अस with left and right edges in browser display they are enclosed in tagging HTML। तो जस्टिफाई करना है आपको लेफ्ट और राइट दोनों में, दोनों एजेस में। तो 42 नंबर है यहाँ पे, 42 का ऑप्शन बनेगा ए। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे फिर जस्टिफाई को। यहाँ पे हम लोग लेफ्ट राइट नहीं यूज़ करेंगे, जस्टिफाई को यूज़ करेंगे इस प्रकार से। 43 नंबर है, HTML टैग डिस्प्ले एंड इमेज। अगर आपको इमेज ऐड करानी है तो कौन सा टैग यूज़ होगा आपका इमेज के लिए। 43 का ऑप्शन बनेगा ए बनेगा, IMG स्क्रीन SRC, शॉर्ट में लिखते हैं इक्वल टू जो फाइल नेम आपकी है, JPG BMP जो भी फाइल है उस फाइल का नेम आपको यहाँ पे ऐड कराना होता है। तो 43 का ऑप्शन बनेगा ए। इमेज आपको ऐड करानी है तो ये कोड आपको यूज़ करना पड़ेगा। 44 नंबर है, HTML टैग डिस्प्ले टेबल विदाउट बॉर्डर। अगर आपको HTML टेबल बनानी है विदाउट बॉर्डर इस प्रकार से, तो उसके लिए कौन सा टैग हम लोग यूज़ करेंगे। तो 44 का जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पे सी बनेगा, टेबल बॉर्डर। और यहाँ पे बॉर्डर हमने 0 कर दिया, यहाँ पे 1 कर देंगे तो एक बॉर्डर आपका बन जाएगा इस प्रकार से। 0 रहेगा तो कोई आपका बॉर्डर नहीं बनेगा, यहाँ पे तो ऑप्शन बनेगा सी। 45 पे चलते हैं, HTML टैग क्रिएट ए क्लिक एबल हाइपर लिंक फॉर नेविगेशन इनसाइड द सेम पेज और बिटवीन डायरेक्ट। तो आपको लिंक ऐड कराना है, यानी कि एक यहाँ पेज से दूसरे पेज पे आपको हाइपर लिंक डालना है, उसके लिए यहाँ पे पूछा गया है। तो 45 का जो ऑप्शन बनेगा वो डी बनेगा। हाइपर लिंक के लिए हम लोग यूज करते हैं AHREF इक्वल टू टारगेट। जो भी HTML का लिंक होगा वो यहाँ पे ऐड कराएंगे, उसका ए से आप उसको क्लोज कर देंगे। तो ऑप्शन बनेगा डी। 46 नंबर है, HTML टैग डिस्प्ले टेबल विद बॉर्डर थिकनेस, यानी कि 1 पिक्सल, यानी कि बॉर्डर जो रहेगा वो करीबन आपका इतना मोटा वो इस प्रकार से बनेगा। इतना मोटा आपका बॉर्डर बनेगा, चारों एक पिक्सल यहाँ पे दिया गया। तो 1 पिक्सल के लिए यहाँ पे कौन सा कोड यूज़ करेंगे। तो 46 का ऑप्शन बनेगा। तो आप देख सकते हैं 1 पिक्सल दिया, तो यहाँ पे आप देख ले जहाँ भी 1 लिखा होगा वही ऑप्शन बनेगा। अगर आपको आंसर नहीं पता तो यहाँ 1 लिखा हुआ तो ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा।
48 पे चलते हैं। HTML टैग कैन कंट्रोल फॉन्ट साइज और कलर। फॉन्ट साइज और कलर आपको चेंज करना है तो उसके लिए कौन सा टैग यूज़ करेंगे? 47 का ऑप्शन बनेगा। तो यहाँ पे दे सकते हैं, यहाँ पे फॉन्ट एरियल नाम दिया, साइज दिया, कलर। जाहिर सी बात है ऑप्शन यही होगा, बाकी ये सारे आपके हेडिंग के हैं तो इनको इग्नोर करें, ऑप्शन बनेगा आपका ए। तो यहीं से आप आंसर देख लिया करें। 48 नंबर HTML टैग डिस्प्ले हेडिंग टू लार्जेस्ट। तो लार्जेस्ट हेडिंग आपकी जो होती है 48 का ऑप्शन बनेगा। तो आपकी हेडिंग होती है H1, इस प्रकार से स्टार्ट होती है, H1 H2 इस प्रकार से चलती रहती है। तो सबसे बड़ी आपकी H1 होती है, तो लार्जेस्ट के लिए H1 का यूज़ करेंगे, और सबसे लोएस्ट जो होगी वो आपकी H6 होगी। क्वेश्चन नंबर 49 है, सेकेंड लार्जेस्ट कौन सी होगी? तो H1 थी, आपकी H2 आ जाएगी। 49 का सी। आगे देखते हैं, थर्ड लार्जेस्ट पूछ रहा है तो H3, वही क्वेश्चन हो गया आपके, पूरा रिपीट कर दे रहा है। स्मॉलेस्ट सबसे कौन सी हो गई? दी स्मॉलेस्ट हेडिंग। यहाँ पे टैग आपकी कौन सी हो गई? इन सब में पूछा गया है तो इनमें से बतानी है। आपकी होती सबसे छोटी H6 है, लेकिन इनमें जो ऑप्शन है वो आपका H4 होगा। ये ना ढूंढे कि आप इसमें H6 नहीं दिया तो आप H6, तो इन जो ऑप्शन है पूछा गया वो आपको यहाँ बताना है। तो 51 का ए ऑप्शन बनेगा। उसके बाद इन एस्टिमल टैग्स साइज रिप्रेजेंट इन नॉर्मल साइज ऑफ टैक्स। एस्टिमल टैग आपका रिप्रेजेंट करता है टैक्स साइज कौन सा? नॉर्मल साइज के लिए। तो 52 का ऑप्शन बनेगा B0। 53 इन एस्टिमल 5 फॉन्ट टैग हैज बीन। 53 है यहाँ पे, सी ऑप्शन बनेगा डिप्रिकेटेड। 54 इन एस्टिमल फॉन्ट नेम कैन बी कंट्रोल यूजिंग टैक्स सेट। कौन सा कंट्रोल यूज करेंगे एस्टिमल फॉन्ट नेम और इनको यूज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए? 54 का ऑप्शन बनेगा डी, स्पैम स्टाइल इक्वल टू फॉन्ट फैमिली वर्धना और स्पेस स्पैन लगा के बंद कर दिया। तो ये क्वेश्चन आपको बेसिकली देखने को मिलेंगे नहीं, लेकिन आपके कोर्स में है सेमेस्टर फर्स्ट में। 55 नंबर है, इन एस्टिमल 5 कलर कंट्रोल अगर आपको करना है तो कलर कंट्रोल के लिए 5 का ऑप्शन बनेगा सी। तो जहाँ पे जैसे कि इस क्वेश्चन में था, यहाँ पे आपका पूछा गया नेम, तो नेम के लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्पैम स्टाइल और फॉन्ट यहाँ पे आ गया, तो ये आपका नेम के लिए होगा। उसके सेकंड क्वेश्चन पूछा गया कलर, तो कलर वर्ड टैग ढूंढे, यहाँ पे कलर लिखा हुआ है, यहाँ से आपका आंसर मिल गया। इसी प्रकार से आप आंसर ढूंढते हैं यहाँ पे। 56 कैन बी फॉन्ट साइज, तो फॉन्ट का पूछा गया। अब यहाँ पे दो आपको फॉन्ट दिए, एक में बोल्ड लगाया गया और एक में 16 पिक्सल लिखा गया है, तो किस प्रकार से आप ढूंढेंगे इसका आंसर? 56 का ऑप्शन बनेगा बी, क्योंकि यहाँ पे बोल्ड लिया था। अगर यहाँ पे बोल्ड लिखा होता तो आप इसमें करते, तो ऑप्शन बनेगा बी नंबर। 57 है, अमोंग द गिवन एस्टिमल टैग सेट फॉन्ट साइज 16 पिक्सल का दिया गया है सभी, तो 57 का ऑप्शन बन जाएगा बी, यहाँ पे दिया गया आपका। 58 है, अमंग द एस्टिमल टैग सेट दी वेट ऑफ बोल्ड। अब बोल्ड बोला गया तो बोल्ड के लिए हम लोग फिर यहाँ का यूज़ करेंगे। 58 का ए ऑप्शन बन जाएगा। मैंने आपको बताया था बोल्ड यहाँ पे आपको दिखाएगा, तो आप बोल्ड पे क्लिक करें। अगर नॉर्मल पिक्सल दिया तो आप पिक्सल वाले पे क्लिक कर दें। 59 है, अमंग द एस्टिमल 5 द वेट ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल पूछा गया है यहाँ पे, तो 59 को आप देख सकते हैं नॉर्मल ऑप्शन कहाँ दिया गया, तो यहाँ पे नॉर्मल दिया गया है। यहाँ से इसका आंसर आप लगा सकते हैं बिना पढ़े। लास्ट क्वेश्चन है, कलर कैन बी स्पेसिफाइड यूजिंग कलर नेम लाइक ग्रे, ब्लू, ग्रीन, मैजेंटा और एक्सेट्रा न्यूमेरिक ऑफ कलर। तो कौन सा कलर यूज होता है इसमें? कलर कोड जो होता है वो 60 का ही ऑप्शन बनेगा, रेड, ग्रीन, ब्लू, यानी कि RGB आपका कलर यूज होता है। इसी में सारे कलर आपके आ जाते हैं। एलोग्रोथमिक वास जो आपका है, यहाँ पे ए मिसिंग हो गया है। एलोग्रोथमिक वास इन्वेंटेड बाई, तो एलोग्रोथमिक आपका इन्वेंटेड हुआ था किसके द्वारा, तो वो आपको बताना है यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑप्शन देखें, जॉन नेपर, एडमोंड गोल्टर, ब्लाइस पास्कल या चार्ल्स बेबस। तो एल्गोरिथमिक यहाँ पे ए कर लेते हैं। तो फर्स्ट का ऑप्शन आपका जो बनेगा, एक बहुत बेसिक से क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके डीआरडीओ कोपा के लिए है। तो पहले का ऑप्शन बनेगा ए, जॉन नेपियर। पहले का ऑप्शन आएगा ए, बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, मैं आपको सारे चीज बता दे रहा हूँ। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, मैकेनिकल कैलकुलेटर वाज इन्वेंटेड बाय, यानी कि मैकेनिकल कैलकुलेटर किसने डेवलप किया था, तो ऑप्शन दिए गए हैं। तो सेकंड का ऑप्शन बनेगा सी, ब्लाइस पास्कल। ब्लाइस पास्कल ने आपका जो है मैकेनिकल कंप्यूटर इन्वेंटेड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्लाइड रूल, जो आपका स्लाइड रूल है वो आपका इन्वेंशन किया था किसने? स्लाइड रूल का आविष्कार किसने किया था? तो थर्ड का ऑप्शन बनेगा बी, एडमुंड गुल्टर। एडमुंड गुल्टर, तो ये सबके नाम अलग अलग हैं, आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा किसका नाम है। तो स्लाइड रूल का इन्वेंशन किया था एडमुंड गुल्टर ने। क्वेश्चन नंबर 4 है, फर्स्ट जनरेशन पर्पस वाज कंप्यूटर इन्वेंटेड बाय, यानी कि फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर था, प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर, वो किसने डेवलप किया था?
किसने इन्वेंटेड किया था? तो फोर्थ का ऑप्शन बनेगा डी, चार्ल्स बेबेज ने। चार्ल्स बेबेज ऑप्शन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, द फर्स्ट कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड बाय चार्ल्स बेबेज वाज कॉल्ड, यानी कि पहला जो जनरेशन कंप्यूटर था चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया था, उसको हम लोग किस नाम से पुकारते थे? तो फिफ्थ का ऑप्शन बनेगा बी, डिफरेंशियल इंजन। तो इस कॉल्ड ऑफ फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, इस कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, किसको कहते हैं मॉडल ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर आपको? तो 6 का जो ऑप्शन बनेगा वो डी बनेगा। आपको पता है कि पहला जनरेशन आपने किसने किया है? चार्ल्स बेबेज ने किया है, तो ऑप्शन बनेगा 6 का डी। क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं, डिफरेंट इंजन यूज फॉर इनपुट। तो डिफरेंट इंजन आपका यूज करना है फॉर इनपुट के लिए, यानी कि आपको इनपुट मिले, तो इनपुट किससे मिलेगा आपको? पंच कार्ड से, नहीं आप पंचिंग करते हैं उस कार्ड से आपको मिलेगा, डीवीडी से मिलेगा, हार्ड डिस्क से या फ्लॉपी डिस्क से। तो आपको यहाँ पे पहले पता होना चाहिए आपको इनपुट किससे मिलेगा। तो डीवीडी से आपको इनपुट नहीं मिलेगा, डीवीडी से आपको आउटपुट मिलेगा, क्योंकि आपको दिखाई देगा पंचिंग कार्ड जो आपका है वो आपको देगा इनपुट का यहाँ पे। तो ऑप्शन बनेगा 7 का ए, पंचिंग कार्ड। तो यहाँ आपको आपको फंसाने के लिए 3 क्वेश्चन आपको ऐसे दे दिए, आपके कंप्यूटर के पार्ट और एक पंचिंग कार्ड अलग से डिवाइस आपको अटैच करनी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन घुमाने के लिए दिया है, 7 का ऑप्शन बनेगा ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, डिफरेंस इंजन प्रोवाइड इट्स आउटपुट थ्रू। तो आउटपुट किसकी तरह आपको मिलेगा? प्रिंटर से मिलेगा, कर्व प्लॉटर से मिलेगा, या कार्ड पंचिंग मशीन, या बेल, किससे आपको आउटपुट मिलेगा? तो एयर का जो ऑप्शन बनेगा, इस प्रिंटर से भी आपको आउटपुट मिलेगा, प्लॉटर भी आप प्रिंट करेंगे तो आपको बैनर वगैरह प्रिंट मिलेंगे, और कार्ड पंचिंग मशीन और बेल, तो सभी से आपको आउटपुट मिलने वाला है यहाँ पे। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो बनेगा वो आपको ऑप्शन बन जाएगा डी। तो आउटपुट के लिए ऑप्शन यहाँ पे होगा डी। क्वेश्चन नंबर 9 है, द कंप्यूटर विच वर्क ऑन कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग क्वांटिटीज लाइक इलेक्ट्रिसिटी, वाटर फ्लो फॉर इनपुट वेयर कॉल्ड, यानी कि कंप्यूटर पे आप वर्क कर रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, उसमें जो कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग हो रही हैं, लाइक आपकी इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल, सारी चीज़ें चेंजमेंट हो रही है, तो ये किसके माध्यम से आपका जनरेट होगा आपका? तो ENIC के माध्यम से, यानी कि ENIC कंप्यूटर के माध्यम से, या एल्गोरिथमिक या एनालॉग कंप्यूटर से, या मेन फ्रेम कंप्यूटर के माध्यम से आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो 9th का जो ऑप्शन बनेगा सी बनेगा, एनालॉग कंप्यूटर के माध्यम से। तो इसमें एनालॉग कंप्यूटर में आपको क्या होता है? डिजिटल मीटर होते हैं आपके, जिसके माध्यम से आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं, वाटर की फ्लो को और इलेक्ट्रिसिटी बिल को, इलेक्ट्रिसिटी को, और अदर जो भी आप उसमें डिवाइसेस आप कनेक्ट करें। क्वेश्चन नंबर 10 है, एनालॉग कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड बाय। एनालॉग कंप्यूटर आपको किसने इन्वेंटेड किया था? तो 10th का ऑप्शन बनेगा बी, सर विलियम थॉमसन। सर विलियम थॉमसन। एनालॉग कंप्यूटर वाज डेवलप्ड इन्वेंटेड बाय सर विलियम थॉमसन। यह भी आप तैयार कर लें क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 11 है, कंप्यूटर्स लाइक कोलोकस वेयर यूज फॉर जर्मन मिलिट्री कम्युनिकेशन ड्यूरिंग वर्ल्ड वार टू। कौन सा कंप्यूटर आपका यूज हुआ था, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई थी वर्ल्ड वार टू में जर्मन मिलिट्री के दौरान? डिस्क्रिप्टिंग, स्क्रैम्बलिंग, रैंडमाइजिंग, और इनक्रिप्टिंग। तो 11th का ऑप्शन बनेगा ए, डिक्रिप्टिंग। तो ये खुद के खास ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं क्वेश्चन ये। क्वेश्चन नंबर 12 है, थ्योरेटिकल डेस्टिनेशन ऑफ ए जनरल पर्पस कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड बाय। एक थियोरेटिकल डेस्टिनेशन के लिए आपका कंप्यूटर जो डेवलप किया गया था, प्रोवाइड किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो ए ऑप्शन बनेगा, एलन ट्यूरिंग। क्वेश्चन नंबर 13 है, द फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर विच फुलफिल टर्निंग डेफिनेशन ऑफ ए जनरल पर्पस कंप्यूटिंग मशीन वॉज। कौन सी थी आपकी? तो 13 का ऑप्शन बनेगा बी, ENIAC। तो बेसिक से क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 14 नंबर, द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज डेवलप्ड वॉज कॉल्ड। पहले कंप्यूटर को आप लोग क्या कहते थे? 14 का ऑप्शन बनेगा बी, ENIAC। क्वेश्चन नंबर 15 है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर नेम्ड ENIAC वाज डिजाइन एंड फैब्रिकेटेड बाय। किसके द्वारा बनाया गया था ये? तो 15 का ऑप्शन बनेगा डी, JP एकर्ट एंड JW मर्सी। 16 नंबर है, द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर नेम्ड ENIAC वाज डिजाइन एंड फैब्रिकेटेड एट। कहाँ पे आपका किया गया था ये? तो 16 का ऑप्शन बनेगा ए, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया USA। तो आपको पता होना चाहिए, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। 17 नंबर है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर नेम्ड ENIAC वाज क्रिएटेड किस ईयर में हुआ था? 17 का ऑप्शन बनेगा
ए 1945। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर नेम्ड एनआईसी यूज टेक्नोलॉजी फॉर प्रोसेसिंग डेटा, किसके लिए आपके यूज हुआ था? ट्रांजिस्टर के लिए, या इंटीग्रेटेड सर्किट, या वैक्यूम ट्यूब, या वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। तो 18 का ऑप्शन बनेगा आपका सी, वैक्यूम ट्यूब। क्वेश्चन नंबर 19 है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर नेम्ड एनआईसी यूज मोर देन किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, कितने किलोवाट की पावर के लिए? 19 का ऑप्शन बनेगा ए, 200 किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर इसमें मोर देन यूज होती थी। 20 नंबर है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर नेम एनआईसी यूज फॉर इनपुट, यूज फॉर इनपुट किसके लिए था आपका? तो 20 का ऑप्शन बनेगा डी, ऑल ऑफ देम, यानी कि मैग्नेटिक टेप के लिए, पेपर टेप के लिए और पंचिंग कार्ड के लिए आपका फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आपका यूजेबल था। 21 है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर नेम एनआईसी यूज फॉर आउटपुट के लिए आपका है, तो 21 का भी डी होगा, सभी में आप इसका यूज कर सकते हैं। 22 नंबर है, लैंग्वेज वाज यूज टू प्रोग्राम फर्स्ट जनरेशन नेम ऑफ एनएसआईटी, तो इसमें आपने कौन सी लैंग्वेज आपकी यूज की थी फर्स्ट टाइम पे? तो 22 का ऑप्शन बनेगा बी, मशीन लैंग्वेज, क्योंकि उस समय आपकी सी और ये सारी लैंग्वेज नहीं चलती थी, तो आपकी मशीन लैंग्वेज में यूज होती थी। 23 भी चलते हैं, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर आपका कब बना था? तो 23 का ऑप्शन बनेगा बी, 1959। 24 है, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर यूज टेक्नोलॉजी फॉर प्रोसेसिंग डेटा, तो 24 का ऑप्शन बनेगा ए, ट्रांजिस्टर। बेसिक से क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको पढ़ते जाना और तैयार करते जाना। 25 नंबर है, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर यूज फॉर मेन मेमोरी, जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर थे उनको यूज किया जाता था मेन मेमोरी किस रूप में? डीवीडी के रूप में, मैग्नेटिक कोर के रूप में, हार्ड डिस्क और सीडी के रूप में। तो 25 का ऑप्शन बनेगा बी, मैग्नेटिक कोर के रूप में। 27 सेकंड जनरेशन कंप्यूटर यूज फॉर आउटपुट के लिए आपको क्या यूज करते थे? तो 27 का ऑप्शन बनेगा सी, बोथ, यानी कि मैग्नेटिक और मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप दोनों का ऑप्शन यूज करते हैं, यानी फ्लॉपी और आपकी सीडी ड्राइव दोनों का यूज होता था। 28 नंबर है, लैंग्वेज वाज यूज टू प्रोग्राम सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर हम लोग कौन सी लैंग्वेज यूज करते थे? 28 का ऑप्शन बनेगा सी, फोर्थरॉन और कोबोल, दोनों लैंग्वेज का हम लोग यूज करते थे। क्वेश्चन नंबर 29 चलते हैं, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आपका कब बना था? तो सी ऑप्शन बनेगा 1965 में थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का डेवलपमेंट हुआ था। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूज टेक्नोलॉजी फॉर प्रोसेसिंग डेटा किसके लिए यूज की गई थी? तो बी ऑप्शन बनेगा इंटीग्रेटेड सर्किट। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीबीए स्टैंड फॉर पूछा गया, यानी कि वीबीए का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो जब आप विजुअल बेसिक यूज करेंगे तो उसके फुल फॉर्म, उसकी शॉर्टकट कीज आपको पता होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो होते हैं वो इन्हीं से आपके बनते हैं। तो वीबे का फुल फॉर्म यहाँ पूछा गया है, तो पहले का ऑप्शन बनेगा डी, ऑप्शन बनेगा विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। वीबे का फुल फॉर्म होता है आपका, जो सॉफ्टवेयर आपका होता है, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, तो ऑप्शन बनेगा डी, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। दूसरा ऑप्शन ना लगा दें, विजुअल बाइनरी दिया है, विजुअल बेसिक फॉर एनिमेशन है, तो इतना लगाए विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, तो पहले का डी। आप अपने आंसर कमेंट में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, VBA हैज़ ए कोडिंग कंपाइलेशन रनिंग एंड डिबगिंग इन्वायरमेंट कॉल्ड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, यानी कि जब आप VBA में कोडिंग करेंगे, कंपाइलिंग करेंगे, प्रोग्राम पूरा करेंगे, तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? IDE कहेंगे, यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंटल, या एडिटर कहेंगे, या हाईलाइटर, या कंपाइलर करना। तो सेकंड का जो ऑप्शन बनेगा ए बनेगा, उसको हम लोग कहते हैं IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। तो सेकंड का ऑप्शन बनेगा ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं, IDE का यहाँ फुल फॉर्म पूछ लिया गया, तो वही अभी आपने देखा, इसमें आपका दिया गया इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे जो थर्ड का ऑप्शन बनेगा वो सी बनेगा, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। थर्ड ऑप्शन बनेगा, IDE का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, आपको पता चाहिए IDE का, VBA का, दोनों का। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, द प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट विच परमिट कोडिंग कंपिलेशन रनिंग एंड डिबगिंग फ्रॉम ए सिंगल विंडो इज कॉल्ड, यानी कि सिंगल विंडो पे आप काम करेंगे, उस पर आप कोडिंग कर रहे हैं, कंपाइलिंग रनिंग कर रहे हैं, तो सारी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? तो इसमें भी आपका फोर्थ का ऑप्शन बनेगा वो IDE कहलाएगा, यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 5 है, The IDE of VBA support since it permit drag and drop approach for design for user interface, यानी कि जब आप देखते हैं विजुअल बेसिक अगर आपने यूज़ किया होगा, यूज़ जरूर करें, तो वरना उसके आप काम नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ राइट साइड में आपका ड्रैग एंड ड्रॉप बटन, लेबल, टेक्स्ट, फ्रेम, इमेज, सारे ऑप्शन मिलते हैं, जो आप यहाँ से ड्रैग करके अपने फॉर्म पे लेके आते हैं।
मैं आपको कभी बता दूंगा किस प्रकार से बनाया जाता है। तो उस प्रक्रिया को हम लोग उस डिजाइन उस यूजर इंटरफेस को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोसीजरल अप्रोच या रिवर्स अप्रोच या रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट या पोस्ट एक्स अप्रोच। तो फिफ्थ का ऑप्शन बनेगा सी, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट यानी कि RAD। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। RAD इज द डिजाइन एप्लीकेशन स्टैंड फॉर, यहाँ पे RAD का फुल फॉर्म पूछ लिया गया है, तो इसका फुल फॉर्म है, 6 का ऑप्शन बनेगा बी, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो एक यहाँ से आपका तैयार हो गया। मैंने आपको बताया फुल फॉर्म और इनकी जो शॉर्टकट की है वो आपको जरूर पूछी जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, GUI स्टैंड फॉर है, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, काफी बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट है और सिंपल भी है, तो सी ऑप्शन बनेगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 8 है, VBA परमिट ऑफ डेटा फ्रॉम स्प्रेडशीट, यानी कि VBA परमिट करता है आपके डेटा को स्प्रेडशीट में लिखने में, रीड करने में, या बोथ में, या नाइदर रीड और राइट। तो VBA का जो आपका जैसे VBA का है, आप उसको प्लग इन कर रहे हैं अपने वर्ड आपके एक्सेल पे, MS एक्सेल पे, तो वो डेटा किस प्रकार का होगा और आपको उसको रीड कर पाएंगे या राइट कर पाएंगे। तो 8th का ऑप्शन जो बनेगा वो सी बनेगा, यानी कि दोनों कामों से आप कर सकते हैं। वो एक तरह से आपका कोडिंग का ही काम करेगा, उसमें लिख भी सकते हैं और आप उसको राइट भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको ऑप्शन मिलता है VBA मैक्रो का। तो 8th का ऑप्शन बनेगा सी। 9 नंबर है, VBA सपोर्ट रेडी मेड यूजर इंटरफेस कंपोनेंट लाइक यूजर फ्रॉम बटन, लेबल, बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स, लिस्ट टैब। तो जब आप यूज़ करेंगे VBA विजुअल बेसिक एप्लीकेशन, तो उसमें आप देखेंगे, मैंने आपको जैसे बताया, आपको यहाँ लेफ्ट साइड में सारे टूल्स यहाँ दिए होते हैं, बटन, एरे, लिस्ट, फ्रेम, इमेज, फ्रेम बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स, लिस्ट बॉक्स, तो सभी ऑप्शन आपको मिलते हैं। तो ऑल ऑफ देम इसका ऑप्शन बनेगा 9 का डी। ये तभी आपको आंसर आ पाएंगे बिना पढ़े, जब आपने इस सॉफ्टवेयर को यूज़ किया होगा। VBA का सॉफ्टवेयर आता है, आप उसको डाउनलोड कर लें और एक बार उसके सारे मेनू और उसके सारे टूल्स देख लेंगे, तो आपको पेपर की ये जो मॉक टेस्ट हैं बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी थ्योरी पढ़े। क्वेश्चन नंबर 10 है, VBA सपोर्ट थ्रो क्लास मॉड्यूल, यानी कि VBA जो सपोर्ट करता है थ्रो कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट करता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड या प्रोसीजर प्रोग्रामिंग या फंक्शनल या प्रॉपर्टी बेस्ड मॉडल। तो 10th का ऑप्शन बनेगा ए, ओप्स प्रोग्रामिंग उसको कहते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, जो आपकी VBA सपोर्ट करता है। ओप्स उसको कहते हैं शॉर्ट में, और उसका फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। 11 नंबर है, MS ऑफिस रिकॉर्ड मैक्रो इन विच लैंग्वेज, यानी कि MS ऑफिस जो आपका मैक्रो रिकॉर्ड करता है वो किस लैंग्वेज में करता है, VBA में, C++, C हैश और जावा। तो 11th का ऑप्शन बनेगा, जाहिर सी बात है यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं VBA क्वेश्चन की, तो वो आपकी जो लैंग्वेज सपोर्ट करेगा वो VBA ही करेगा, तो ऑप्शन बनेगा ए। यहाँ से लॉजिकल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 है, VBA कैन बी यूज टू ऑटोमेट कैरिड आउट थ्रू MS एक्सेल, यानी कि ऑटोमेटिक वो आपको आउट हो जाएगा, कैरिड आउट हो जाएगा, मतलब उसमें आप जा सकते हैं ग्राफिकली, डेटा प्रोसेसिंग या एसेसिंग सेल वैल्यू या ऑल ऑफ देम, यानी कि सारे काम इसमें आप कर सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल सही है, आप इसमें सारे काम कर सकते हैं, डी ऑप्शन बनेगा यहाँ पे आपका ऑल ऑफ देम। क्वेश्चन नंबर 13 है, VBA कोड इज कंपाइल्ड इनटू एन इंटरमीडिएट कोड कॉल्ड कोड। तो VBA कोड है, आप कंपाइल कर रहे हैं इनटू इंटरमीडिएट लेवल में, और कोड कॉल्ड कोड उसको हम लोग क्या कहेंगे, P कोड कहेंगे, माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट कोड, MSIL। तो ये शॉर्टकट फॉर्म बिल्कुल जरूर याद कर लें, MSIL का फुल फॉर्म, JVM का फुल फॉर्म, AVD का फुल फॉर्म। तो इसमें जो ऑप्शन बनेगा आपका 13 का ए ऑप्शन बनेगा, P कोड उसको कहेंगे, और इनके आप फुल फॉर्म जरूर याद कर लेंगे। 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन गए, तो ऑप्शन जो बनेगा 13 का ए। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक्सेल ही हैविंग VBA कोड इज सेव्ड यूजिंग, यानी कि एक्सेल को जो आप सेव करते हैं कौन सी फाइल एक्सटेंशन से सेव होती है, .xls। तो 14 का ऑप्शन बनेगा 14 का ऑप्शन बनेगा VBA में आपका पूछ रहा है एक्सेल, जब आप एक्सेल में सेव करेंगे खाली एक्सेल की फाइल, तो ये ऑप्शन बनेगा। अब यहाँ पे बोल रहा है एक्सेल वी हैविंग VBA, तो VBA में आप जब सेव करेंगे तो .xlsm बी ऑप्शन बनेगा, कंफ्यूज ना हो। जब सिंपल एक्सेल में सेव करेंगे तो ये होगा, और जब VBA में सेव करेंगे तो .xlsm, तो सेकंड ऑप्शन बनेगा। 50 नंबर, MS एक्सेल क्रिएट टू एक्सिक्यूट VBA कोड रियल टाइम या मोबाइल कंप्यूटिंग, टेबलेट या मशीन। तो 15 का ऑप्शन बनेगा डी, वर्चुअल मशीन के लिए। 60 नंबर है, कमेंट इन VBA बिगिंस विद कैरेक्टर एंड कंटिन्यू टिल द एंड ऑफ दैट लाइन, यानी कि जब आप
कोडिंग करते हैं, कंपाइलिंग करते हैं, कोड राइट करते हैं वीबीए का किसी भी प्रोग्राम के लिए, किसी भी एप्लीकेशन के लिए, तो उसमें जब हम कमेंट डालते हैं उस आपके प्रोग्राम में, तो वो कमेंट किस किस चिन्ह से, किस सिंबल से डिनोट करते हैं। एंड सिंपल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड और फॉरवर्ड स्लैश है यहाँ पे। तो 16 का जो ऑप्शन बनेगा वो सी बनेगा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा आप डालते हैं जब आप कभी कोड लिख के देखेंगे। इस प्रकार से जो आपकी विंडो होती है उसके अंदर आप यहाँ पे डालते हैं, उसके अंदर कुछ भी लिखते हैं, फिर कमेंट से बंद कर देते हो तो ये ग्रीन कलर से हाईलाइट हो जाता है। जब आप करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो 16 का ऑप्शन बनेगा सी। 17 नंबर है, करेक्टर शुड नॉट बी यूज इन वीबीए वेरियस नेम, वेरिएबल नेम। तो करेक्टर शुड नॉट, कौन से करेक्टर जो आप यूज नहीं कर सकते वेरिएबल नेम के रूप में। तो 17 का जो ऑप्शन बनेगा आपका वो डी बनेगा, सभी, ऑल ऑफ देम। 80 नंबर है, इज दिस शॉर्टकट टू ओपन वीबीए आईडीए फ्रॉम एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसमें आप कौन सी शॉर्टकट की दबाएंगे जिससे डायरेक्ट आपका वीबीए आईडी आपका ओपन हो जाए, वरना तो आपको मेनू मिलेगा, आप मेनू पे जाके ओपन करेंगे। लेकिन शॉर्टकट की कौन सी है डायरेक्ट ओपन करने की, तो 18 का ऑप्शन बनेगा, ए बनेगा, ऑल्ट प्लस F11। ऑल्ट प्लस F11 आप दबाएंगे तो आप डायरेक्ट इंटर करेंगे एमएस एक्सेल से वीबीए पे। क्वेश्चन नंबर 19 है, इज दिस शॉर्टकट की टू ओपन इमीडिएट विंडोज इन वीबीए आईडी। तो विंडोज अगर आपको ओपन करनी है डायरेक्टली, तो जब आपका यहाँ पे वीबीए सॉफ्टवेयर ओपन है उसके बाद, तो 19 का ऑप्शन बनेगा डी, कंट्रोल प्लस जी। आप ये सॉफ्टवेयर को ओपन कर लें, आपका वीबीए का डाउनलोड कर लें, और फिर उसके बाद ये सारी शॉर्टकट की लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा इससे क्या ओपन हो रहा है, क्या बंद हो रहा है, तो वो आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा तुरंत। 20 नंबर इज दी शॉर्टकट की टू ओपन लिस्ट ऑफ मैक्रो। लिस्ट ओपन करने के लिए शॉर्टकट की है यहाँ पे 20 का ऑप्शन बनेगा बी, ऑल्ट प्लस F8। ऑल्ट प्लस F8। 21 है, इज दिस शॉर्टकट टू स्टॉप एक्सिक्यूटिंग ऑफ प्रोग्राम इन VBID। आपका प्रोग्राम चल रहा है, आप उसको स्टॉप करना चाहते हैं, तो 21 का ऑप्शन बनेगा सी, कंट्रोल प्लस ब्रेक। कंट्रोल प्लस ब्रेक की आपके में होती है, आप देख सकते हैं, आपको पॉज एंड ब्रेक की मिलती है ऊपर, आपके जहाँ एरो की होती है आपके, तो कंट्रोल प्लस ब्रेक वहाँ पे आपको होम बटन मिलती है, और सारी चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएंगी। तो 21 का ऑप्शन बनेगा सी। 22 है, इज द करेक्ट शॉर्टकट की टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन रेटिंग ऑफ सिलेक्टेड कंपोनेंट VBID। तो सिलेक्टेड करना है आपको कंपोनेंट को रिलेटेड जो आपने यूज़ किया है। तो 22 का ऑप्शन बनेगा ए, कंट्रोल आई। 23 है, is the shortcut to properties the method of a computer VBA ID। शॉर्टकट प्रॉपर्टीज आपको ओपन करनी है, तो 23 का बी ऑप्शन बनेगा, कंट्रोल जे। कभी कभार प्रॉपर्टीज जो होती हैं आपकी वो कैंसिल हो जाती हैं, उसमें कट्टम बना होता है, आप उससे गलती से क्लिक कर देते हैं, तो उनको वापस लाने के लिए कंट्रोल जे का ऑप्शन आपको मिलता है। 24 इज द शॉर्टकट टू डिस्प्ले प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर इन VBA। अगर आपको डिस्प्ले कराना है प्रोजेक्ट शॉर्टकट की के रूप में, तो आपकी यूज़ करेंगे 24 का ऑप्शन बनेगा सी, कंट्रोल प्लस आर। 25 नंबर है, इज दी शॉर्टकट की टू डिस्प्ले पैरामीटर्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम सिलेक्टेड एलिमेंट। कोई आपने सिलेक्टेड एलिमेंट किया, उसमें पैरामीटर आपको सिलेक्ट करना है, उसके लिए VBA में कौन सी शॉर्टकट की है, 25 का ऑप्शन बनेगा डी, कंट्रोल शिफ्ट और एल। 26 नंबर है, इज दी शॉर्टकट टू ऐड ब्रेक पॉइंट इन VBID। तो शॉर्टकट की ब्रेक पॉइंट के लिए 26 का ऑप्शन बनेगा ए, F9। मैंने आपको बताया शॉर्टकट के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके जरूर पूछे जाएंगे। 27 है, इज दिस शॉर्टकट टू डिस्प्ले हेल्प इन VBA। अगर आपको हेल्प ओपन करना है तो 27 का ऑप्शन बनेगा सी, हेल्प के लगभग सभी में आपको F1 आपकी की दी गई है। 28 नंबर है, इज दिस शॉर्टकट टू डिस्प्ले ऑब्जेक्ट ब्राउजर इन VBA IDE। तो डी ऑप्शन बनेगा F2। 29 इज दी शॉर्टकट की टू रन दी प्रोग्राम। रन आपको करना है प्रोग्राम को, शॉर्टकट की है 29 का बी, F5। F5 आप दबाएंगे तो आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका, इज दी शॉर्टकट टू डिस्प्ले प्रॉपर्टीज विंडो। आपको प्रॉपर्टीज विंडो ओपन करनी है, इधर आपकी होती है राइट साइड में प्रॉपर्टीज विंडो, आपने देखी होगी, यहाँ पे आपका CPU दिखाई देता है, तो उसको अगर आपको करना है तो 30 का ऑप्शन बनेगा ए, F4।
तो ये थे आपके VBA के कुछ 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे अदर क्वेश्चन की। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंसर्टिंग हेडर एंड फुटर इन डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे पूछ रहा है, मैं सॉफ्टवेयर भी ओपन कर देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आता रहे। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन पूछा गया ये आपका वर्ड का है कि आप यहाँ पे जो हेडर एंड फोल्डर फाइल लगाते हैं, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हेडर फाइल आ गई और फोल्डर फाइल यहाँ पे जो नीचे हो गई आपकी। तो हेडर और फोल्डर फाइल लगाते हैं, यहाँ पे मान लिया कोई नंबर आपने डाले, कुछ भी डाल दिया, तो इसका मकसद क्या है लगाने का, जैसे कि यहाँ नंबर सेव हो गया। तो यही पूछ रहा है आपका हेडर एंड फोल्डर का मतलब क्या है यहाँ पे। तो आंसर बनेगा डी इसमें, टू अलाउ पेज हेडर एंड फुटर अपीयर ऑन डॉक्यूमेंट व्हेन प्रिंटेड। तो यहाँ पे आप जो भी प्रिंटेड करेंगे, मान लीजिए आपको नंबर डालना है या कोई हेडिंग डालनी है, तो जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो वहाँ पे वो आपका शो हो जाएगा कि ये पेज नंबर 1 है, पेज नंबर 2 है। तो इस प्रकार से ये आपका कार्य करता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें कौन सा चीज़ यूज़ कर रहे हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है कि इसमें आपको क्या प्रिंट कराना है, वो आप वहाँ पे लिख देते हैं हेडर फाइल में। मान लीजिए कोई हेडिंग है, कोई टाइटल है, वो डाल के आप उसमें प्रिंट कर सकते हैं। तो वही चीज़ है यहाँ पे व्हेन यू प्रिंटेड। क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन की एक्टिवेट द स्पेलर। यानी कि अगर आपको स्पेलर मतलब है स्पेलिंग चेक, यानी कि मान लीजिए आप कोई यहाँ पे लिखते हैं, कोई रॉन्ग वर्ड लिख देते हैं, मान लीजिए आपने लिखा HIGHT कर दिया, अब ये कोई रॉन्ग वर्ड आपने लिख दिया, तो इस प्रकार से आप देखेंगे ये हाईलाइट हो जाता है, नीचे आपको अंडरलाइन आ जाती है। अब इसको सही करना है तो राइट क्लिक आप करते हैं, अब यहाँ पे आपको सारे वर्ड दिखाई देते हैं। तो आपको स्पेलिंग चेक ओपन करना है, तो यहाँ पे शॉर्टकट की गया F7 आपने दबाया, तो ये इसके अंदर आ गई। आपकी जो स्पेलिंग थी हाइट थी, अब हाइट को आपने चेंज करना है तो हाइट को चेंज कर दिया, इस प्रकार से चेंज हो गई। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द फंक्शन की एक्टिवेट टू स्पेलिंग चेक। यहाँ पे स्पेलिंग चेक यहाँ स्पेलर कर दिया इसने, तो ऑप्शन बनेगा B F7। अभी मैंने आपको करके दिखाया, यहाँ पे इसको मैंने अभी कुछ और लिखा था, यहाँ पे F7 दबाया तो आपकी स्पेलिंग चेक ऑप्शन ओपन हो गया। तो ये तभी ओपन होगा जब आपकी रॉन्ग वर्ड होगा, तो ऑप्शन बनेगा सेकेंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं, थीसरस टूल्स इज MS वर्ड इज यूज फॉर। तो तीसरा टूल हम लोग यूज़ करते हैं इस यहाँ पे दिया गया ऑप्शन, स्पेलिंग सजेशन के लिए नहीं, ग्रामर ऑप्शन के लिए नहीं, ऑल ऑफ दिस नहीं। तो सिनोनिमस एंड एंटोनिमस वर्ड के लिए हम लोग थीसरस वर्ड का MS वर्ड का टूल्स का यूज़ करते हैं। सिनोनिमस एंड एंटोनिमस वर्ड के लिए हम लोग थीसरस टूल का यूज़ करते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए बुक मार्क इज एन आइटम और लोकेशन टू डॉक्यूमेंट that you identify as a name future reference, which of the following task is accomplished by using bookmark। तो इसमें पूछा गया है कोई बुकमार्क डॉक्यूमेंट आपको यूज कर रहे हैं लोकेशन के लिए, तो वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा आपके नेम और फ्यूचर रेफरेंस को। तो विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क, कौन सा टास्क आप लोग यूज करेंगे यूजिंग बुकमार्क के लिए। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है टू क्विक जंप टू स्पेसिफाई द लोकेशन। तो ऑप्शन बनेगा टू क्विकली जंप टू स्पेसिफाई लोकेशन इन डॉक्यूमेंट। तो आपको क्विकली जंप करना पड़ेगा आपके डॉक्यूमेंट की लोकेशन के लिए जहाँ पे आपने उसको सेव किया है। बाकी ऑप्शन देख लें, टू ऐड एंकर इन वेब पेज, टू मार्क द एंडिंग ऑफ, सारे ऑप्शन गलत हैं। हाइपरलिंक होगा नहीं क्योंकि डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक नहीं होता है, हाइपरलिंक आपका वेब पेज में होता है। तो क्विक जंप टू स्पेसिफाई लोकेशन इन डॉक्यूमेंट, तो ये ऑप्शन बनेगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट मेथड ऑफ एडिटिंग द सेल कंटेंट। तो आपको मान लीजिए ये आपका एक्सेल का क्वेश्चन है, एक्सेल में आपको कोई सेल है, उसके कंटेंट को आपको एडिट करना है, तो उसकी शॉर्टकट की यहाँ पे क्या है वो आपसे पूछी गई है। तो प्रेस दी ऑल्ट की यहाँ पे होगा, ऑल्ट की अगर आप दबाएंगे MS एक्सेल आप ओपन करके ऑल्ट की दबाएंगे तो उसमें आप किसी भी सेल को आप कंटेंट को उसको एडिट कर सकते हैं बिना माउस के छुए। तो ऑप्शन बनेगा इसमें प्रेस दी ऑल्ट की, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच कमांड विल यूज टू कन्वर्ट द कॉलम ऑफ डेटा इन रो। तो कौन सा कमांड आप यूज करेंगे कि आप अपने कॉलम को कॉलम ऑफ डेटा इनटू रो में आप उसको कन्वर्ट कर सकें। तो एडिट पे जाना है आपको, इसमें जो ऑप्शन दिया गया एडिट पे जाना है, पेस्ट स्पेशल पे जाना है, पास्ट स्पेशल का ऑप्शन मिलेगा, उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा ट्रांसपोज का, उसके बाद आप अपना कॉलम को उसमें चेंज कर सकते हैं। तो सिंपल सा है जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, आपको एडिट पे जाना है, पास्ट स्पेशल और ट्रांसपोज का ऑप्शन मिलेगा।
तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ये इसमें नहीं काम करेगा, अलग अलग सॉफ्टवेयर में आपका काम करेगा ये। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच इज द शॉर्ट की टू रिप्लेस ए डेटा विद अनदर इन सीट। तो मान लीजिए आपको कोई डेटा को रिप्लेस करना है सीट के अंदर या वर्ड के अंदर, या आप मान लें, तो आपको कौन सी शॉर्टकट की दबानी पड़ेगी? अनदर सीट में आपको रिप्लेस करना है। विच इज द शॉर्टकट की टू रिप्लेस ए डेटा इनटू अनदर सीट में। तो उसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल एच। आपको दिखा देते हैं करके, जिससे कि आपको समझ में भी आ जाए। एक्सेल ओपन करेंगे तो आप कंट्रोल एच दबा के देखें। मान लीजिए कोई डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है इस प्रकार से, अब आप कंट्रोल एच दबा के देखते हैं आपको क्या ऑप्शन मिलता है। तो फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब यहाँ से आप डेटा को रिप्लेस कर सकते हैं। तो वही ऑप्शन पूछेगा। तो रिप्लेस अगर आपका पूछागा तो रिप्लेस की शॉर्टकट की आपकी कंट्रोल एच होती है। अगर कुछ फाइंड करना है तो कंट्रोल एफ हो गई। आर करना है तो आपका रूलर ओपन हो जाएगा। सबकी अलग अलग है। तो यहाँ पे कंट्रोल आर आप दबा कर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या ऑप्शन ओपन होता है। तो कंट्रोल आर से इसमें कोई कमांड आपका यूज नहीं हो रहा है। यहीं से आपको पता चला। कंट्रोल एफ दबाते हैं तो फाइंड का ऑप्शन आपको खुल जाता है। और दूसरी की आपकी दी गई है कंट्रोल शिफ्ट और आर, इसको भी दबा कर देख लेते हैं आपको क्या ऑप्शन खुलता है। तो कंट्रोल शिफ्ट आर से आपका इसमें कोई की ही नहीं है। तो ये आपको ऑप्शन पता चल गया कि ऑप्शन कौन सा आपका सही है, एच नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन रिमूव ए सीट फ्रॉम वर्कबुक। आपको कौन सा ऑप्शन इसमें से आपको मतलब एक्शन आपको करना है जिससे कि आपकी जो वर्क शीट है वो रिमूव हो जाए। तो वर्क शीट को रिमूव करने के लिए पहले आप क्या क्या ऑप्शन दिया गया इसमें, सेलेक्ट द शीट देन चूज फॉर्मेट शीट हाइड। बिल्कुल नहीं, हाइड का ऑप्शन नहीं करना है। आपको शीट को रिमूव करना है, इसका मतलब शीट को डिलीट करना है। तो ऑप्शन आपके सामने ही डिलीट सी। तो इसमें आप गए और उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिला, होम पे गए, इंसर्ट पे गए। अब ये मेनू इस प्रकार से, इसलिए इसमें आपको ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिलते हैं एडिट वगैरह वगैरह के। और इसमें सिंपल सा, इसमें तो आप सीधे ही डिलीट कर सकते हैं। सीट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा डिलीट का। ये 2003 का जब आप सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो उसमें चूज एडिट और डिलीट का ऑप्शन आपको मिलेगा। बाकी अगर 2007 और उसके ऊपर का अगर सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पे ऐसा ऑप्शन नहीं मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन जो आपके बनाए गए हैं ये पहले के बनाए गए हैं। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे पेपर में भी। तो आप उसमें ऑप्शन बता सकते हैं देख के ही। आपको सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं कि आपको कौन सा वर्जन का सॉफ्टवेयर है। सीधे आप इसमें देखें कि एडिट रिमूव करना है। रिमूव करने का मतलब उसको शीट को डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए एडिट में गए और डिलीट शीट का ऑप्शन आपको मिलेगा, तो आप वहां से डिलीट कर सकते हैं। तो ऑप्शन बनेगा एट का ए। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। टू रिमूव द कंटेंट ऑफ शीट सेल यू मस्ट इशू कमांड। तो आपको रिमूव करना है, रिमूव द कंटेंट ऑफ सेल। आपको कंटेंट ऑफ सेल को रिमूव करना है तो उसके लिए क्या ऑप्शन करेंगे, एडिट पे जाएंगे, क्लियर पे जाएंगे और कंटेंट के ऑप्शन पे जाएंगे। तो वो आपका जो है क्लियर हो जाएगा। ये सारे उसके लिए है कि आपको माउस से चलाना है, तब आपके लिए काम है ये। कीबोर्ड से अगर टाइप करेंगे तो उसके लिए आपको शॉर्टकट की नहीं है ये आपको माउस से ले जाएंगे एडिट पे, फिर एडिट पे क्लियर का ऑप्शन करेंगे और फिर आप जाएंगे कंटेंट पे, ना कि एडिट पे जाके डिलीट। डिलीट से आपकी सेल डिलीट होगी और क्लियर करना है आपको कंटेंट को, तो एडिट, क्लियर और कंटेंट के ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। तो 9th का ऑप्शन बनेगा बी। सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल भी इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 है। इन वर्कशीट यू कैन सेलेक्ट। वर्कशीट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं किस रूप में। तो ऑप्शन दिया है द एंटायर वर्कशीट, रो दिया है। आगे चलते हैं, कॉलम है और ए ओ बी सी। तो वर्कशीट को आप एंटायर वर्कशीट को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, एक रो को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब क्वेश्चन कहने मतलब है ये जो वर्कशीट है ये आपकी, क्या आप इसको पूरे को ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, या फिर एक रो को कर सकते हैं, एक कॉलम को कर सकते हैं। तो यही क्वेश्चन में आपका पूछा, एक रो को भी कर सकते हैं, एक कॉलम को भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बनेगा ऑल ऑफ दिस, यानी कि ए बी सी सभी ऑप्शन ठीक होंगे। आगे चलते हैं। व्हेन द फॉर्मूला बार इज एक्टिवेट यू कैन सी। फॉर्मूला बार आपका एक्टिवेट है तो आप कैसे उसको देख सकते हैं, द एडिट फॉर्मूला बटन से, द कैंसिल बटन पे, या फिर द एंटर बटन से। तो क्या ऑप्शन बनेगा यहाँ पे, डी ऑप्शन बनेगा। सभी माध्यम से आप देख सकते हैं कि आपका फॉर्मूला बार एक्टिवेट है कि नहीं। तो ये फॉर्मूला बार आपका लगा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो वही आपको इसमें देख के बताना है कि वो एक्टिवेट है नहीं। फॉर्मूला में जाएंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला बार के ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो ऑप्शन बनेगा इसमें डी ऑल ऑफ अबव।
सॉरी, इसमें आपका बनेगा डी, ऑल ऑफ अबव, नीचे वाला क्वेश्चन डिफरेंट है। तो इसमें पूछा गया 12 नंबर में, यू कैन एक्टिवेट ए सेल बाय, यानी कि आपको सेल को एक्टिवेट करना है बाय किसके माध्यम से, टैब की से या क्लिक करके या प्रेस एरो से। तो मतलब क्या कहने का मतलब है, टू कैन एक्टिवेट, यू कैन एक्टिवेट सेल बाय, किसके द्वारा आप सेल, यानी कि मान लीजिए ये सेल है कोई, तो आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया या फिर आपने टैब दबाया तो आपकी वो सेल एक्टिवेट हो गई। मान लीजिए आपका यहाँ पे कहीं रखा था, आपका माउस यहाँ पे था, आपको सेल एक्टिवेट करनी है, आप यहाँ गए, आपकी सेल एक्टिवेट हो गई यहाँ पे। दूसरा तरीका, आपने टैब दबाई, आपकी सेल यहाँ पे एक्टिवेट है कि यहाँ पे आपकी पड़ी हुई है सेल। और तीसरा क्या ऑप्शन आपको बोला है, प्रेस एरो की, एरो की आपने दबाई तो ये सेल आपकी यहाँ पे एक्टिवेट हो गई। तो इस प्रकार से सेल को एक्टिवेट करना है, कोई ये नहीं कि ऑन ऑफ करना है, वो ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन बनेगा ऑल ऑफ दीज, तीनों तरीके से आप पता कर सकते हैं कि आपकी सेल कहाँ पे है और कहाँ पे एक्टिवेट है। 13 नंबर है, यू कैन ऐड ए हाइपरलिंक टू योर वर्कशीट बाय प्रेसिंग, हाइपरलिंक के लिए आपको एक ही शॉर्टकट की दी गई है सभी सॉफ्टवेयर में, कंट्रोल के दबा के हाइपरलिंक आप यहाँ पे डोमेन नेम डाल के, एड्रेस, वेबसाइट का एड्रेस डाल के और यहाँ पे हाइपरलिंक कर सकते हैं। तो सभी में है, आपकी इसमें भी है और इसमें भी कंट्रोल के का ऑप्शन आपको मिलता है। क्वेश्चन नंबर तो ऑप्शन बनेगा कंट्रोल के। 14 नंबर है, ईच एक्सेल फाइल इज कॉल्ड ए वर्क बुक बिकॉज, सभी एक्सेल फाइलों को हम लोग वर्क बुक कहते हैं क्योंकि इट इज कंटेन मेनी शीट्स इंक्लूड वर्कशीट एंड चार्ट शीट, यानी कि इसमें जो सभी आपकी वर्कशीट और आपकी चार्ट शीट इंक्लूड होते हैं, इसीलिए इनको वर्क बुक को वर्क शीट और सारी चीजें कहा जाता है। तो ये आपको पूरी वर्क बुक है ये एक तरह से, इसी के अंदर आपके चार्ट और सारी चीजें आपकी इंक्लूड होती है, इसीलिए आपको ये कहा जाता है। 14 का ऑप्शन बनेगा सी। 15 चलते हैं, द मास्टर लिस्ट ऑफ एन एक्सटेंडेड फाइल, यानी कि मास्टर लिस्ट है आपकी, उसको आपको एक्सटेंडेड फाइल किस रूप में करनी होगी। तो ऑप्शन बनेगा बी और सी, कंटेन ओनली ए फर्स्ट ऑफ की एंड रिकॉर्ड नंबर, और उसके बाद है आपका सी इज सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 15 चलते हैं, द मास्टर लिस्ट ऑफ एन इंडेक्स फाइल, तो मास्टर लिस्ट ऑफ इंडेक्स फाइल का आपका क्या होगा, आपका ऑप्शन बनेगा इसमें डी, कंटेन ओनली ए लिस्ट ऑफ की एंड रिकॉर्ड नंबर इन सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर। तो इंडेक्स आपके होते हैं, जैसे कि आप देखते होंगे जब कोई ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं फ्लिपकार्ट पर, वहाँ पे आपको टूल्स मिलते हैं फिल्टर करने के, तो उसमें आपको ऑप्शन मिलता है असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर का, इस प्रकार से। तो वही चीज इसमें भी यूज होती है आपकी फिल्टर में। तो ऑप्शन जो बनेगा डी बनेगा, कंटेन ओनली ए लिस्ट ऑफ की और रिकॉर्ड नंबर आपको खाली मिलेगा इसमें, और इस सॉर्टेडिंग असेंडिंग ऑर्डर। तो ये आपका बेसिकली किसमें यूज करेंगे, इसमें भी ऑप्शन होता है आपका असेंडिंग डिसेंडिंग का, ये आपका सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन मिलता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ए टू जेड के रूप में किस रूप में आप उसको सर्च कराना चाहते हैं डेटा को, वो आपको ऑप्शन यहाँ पे मिलता है। तो आप जाके यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, बाकी फिल्टर का ऑप्शन यहाँ मिलता है कि आपको किस रूप में उसको सर्च करना है। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पे डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 है, ए लॉग्ड फाइल कैन बी, अगर कोई फाइल आपकी लॉग्ड है तो वो किस प्रकार से एक्सेस होगी। तो ऑप्शन बनेगा डी, यहाँ पे आप देख सकते हैं बी और सी सही होगा। किस प्रकार से सही होगा देखते हैं, मॉडिफाई बाय यूजर विद द करेक्ट पासवर्ड, यानी कि जब कोई यूजर जो होगा जिसने पासवर्ड बनाया होगा, जब वो करेक्ट पासवर्ड डालेगा तो आपका पासवर्ड वो है लॉक जो है खुल जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, इज यूज टू हाइड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, बिल्कुल सही है, आपका इसको लगाने से आपकी जो इंफॉर्मेशन है, जैसे मान लो कोई बैंक की डिटेल वगैरह आपने रखी हुई है तो आप उसको सेव कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। और यहाँ पे ऑप्शन क्या था, एक्सीड बाय ओनली वन यूजर, तो ये बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन जो बनेगा बी और सी, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन समझे तभी आप उसके आंसर टिक कर पाएंगे बिना पढ़े। 17 नंबर है, मैनेजर सैलरी डिटेल आर हिडन फ्रॉम द एम्प्लॉय दिस इज, यानी कि आपके मैनेजर की सैलरी एम्प्लॉय हिडन हो गई है। तो दिस इज किसके कारण हो गई है, एक्सटर्नल लेवल हाइडिंग के कारण, एक्सटर्नल लेवल हाइडिंग के कारण आपके एम्प्लॉय की सैलरी जो है वो हिडन हो गई है। तो ऑप्शन बनेगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इन इस रिलेशनल डेटाबेस, तो कौन सा इसमें से जो आपका है प्रोडक्ट है, यानी कि एप्लीकेशन है जो आपका रिलेशनल डेटाबेस से संबंधित है डीबीएमएस से। तो डीबीएमएस के लिए हम लोग जो यूज करते हैं वो डेटाबेस यूज करते हैं हमारा, जो यहाँ पे दिया गया है ओरेकल। बाकी फॉक्स प्रो, डेटाबेस 2 ये आपके विजुअल बेसिक में आपके यूज होते हैं, डेटाबेस 2 तो यूज नहीं होता। फॉक्स प्रो जो आपका है वो विजुअल बेसिक में हम लोग यूज करते हैं। तो ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पे वो बनेगा आपका
ओरेकल, डीबीएमएस जो कनेक्ट होता है आपका ओरेकल से, ऑप्शन बनेगा बी। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। दी फॉलोइंग आर फंक्शन ऑफ ए डीबीएमएस एक्सपेक्ट। तो इसमें ऑप्शन बनेगा दी फॉलोइंग आर फंक्शन आपसे पूछेगा डीबीएमएस एक्सपर्ट, यानी कि क्रिएट एंड प्रोसेसिंग फॉर्म। आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं अपने प्रोसेसिंग फॉर्म, डेटाबेस को, प्रोसेसिंग डेटा को और एडमिनिस्ट्रेशन डेटा को। तो ऑप्शन बनेगा इसमें क्रिएटिंग एंड प्रोसेसिंग फॉर्म, आप इसमें कर सकते हैं। 20 का ऑप्शन बनेगा, यहाँ पे देखते हैं दी टास्क पैन आपको दिया गया है, सो दी डिजाइन दैट इज करंटली बीइंग यूज्ड इन ए प्रेजेंटेशन। तो आपका टास्क पैन आपका डिजाइन है, तो ये आपका पावर पॉइंट का क्वेश्चन है कि जो आपका टास्क पैन होता है वो आपको शो करता है डिजाइन करेक्टली यूजिंग बीन प्रेजेंटेशन, कि आपकी कौन सी डिजाइन अभी आपकी रिसेंट में चल रही है। तो वो ऑप्शन होगा आपका स्लाइड डिजाइन। स्लाइड आप ओपन करके देखेंगे पावर पॉइंट, तो वहां पे आपको मिल जाएगा स्लाइड डिजाइन का ऑप्शन। तो 20 का ऑप्शन बनेगा बी। 21 पे चलते हैं। रिफर्स टू द वे थिंग्स आर अरेंज ऑन स्लाइड। तो रिफर्स आपको कर रहा है टू द वे ऑफ थिंग्स आर अरेंज, आपको स्लाइड को अरेंज करना है। तो स्लाइड को अरेंज आप कहां से करेंगे? स्लाइड लेआउट में। स्लाइड का लेआउट ऑप्शन आपको मिलेगा इस प्रकार से। तो आपको किस प्रकार से रखना है स्लाइड का लेआउट, वो आपको इस प्रकार से मिलता है ऑप्शन। तो ऑप्शन बनेगा ए, स्लाइड लेआउट। क्वेश्चन नंबर 22 है। टू इंसर्ट ए न्यू स्लाइड करंट प्रेजेंटेशन वी कैन चूज। अगर आपको करंट न्यू स्लाइड ओपन करनी है, जैसे कि पावर पॉइंट में आपको ओपन करके दिखाता हूं यहाँ पे, तो यहाँ पे स्लाइड का लेआउट का ऑप्शन ये मिलता है आपको। ये आपका लेआउट है, यहाँ से आपको जो स्लाइड चूज करनी है वो इस प्रकार से। और ये जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था इसमें स्लाइड लेआउट हो गया ऑप्शन। और 22 में पूछा गया कि आपको करंट न्यू स्लाइड ऐड करनी है, तो उसके लिए शॉर्टकट की कंट्रोल एम होती है। कंट्रोल एम दबाएंगे तो इस प्रकार से आपकी राइट साइड में जो है वो आपका फाइल जो है वो न्यू ओपन हो जाएगी। नहीं अगर ओपन होती तो यहाँ पे न्यू स्लाइड का ऑप्शन बना है, आप यहाँ से भी इसको ओपन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कंट्रोल एम दबाएंगे तो आपकी न्यू स्लाइड ऐड होती जाएगी। आगे चलते हैं तो ए ऑप्शन बनेगा यहाँ पे। 23 पे चलते हैं। इन HTML URL इज यूज टू, यानी कि HTML में जो आपका URL होता है वो किस लिए यूज होता है? क्रिएट ए फ्रेम डॉक्यूमेंट, क्रिएट इन ए मैप इन वेब पेज, गलत है। कस्टमाइज द इमेज मैप इन वेब पेज, ये भी गलत है। आइडेंटिफाई ए नेम ऑफ रिसोर्सेज ऑन द इंटरनेट, यानी कि URL जो होता है वो आपका एक तरह से पता होता है कि आपको पता है कि इस URL पे हमें ये चीजें मिलेंगी। जैसे फेसबुक है, गूगल है, जीमेल है, आपको पता है कि इस URL पे www.google.com पे हम सर्च कर सकते हैं, www.facebook.com पे हम चैट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पूछा गया URL का मतलब क्या है? टू आइडेंटिफाई करता है कि ये आपका जो नेम है वो यहाँ पे इंटरनेट पे एक्सेस हो रहा है। आइडेंटिफाई नेम और रिसोर्सेज ऑन द इंटरनेट। तो ऑप्शन बनेगा 23 का डी। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। CSS इज ए एनक्रोमियस फॉर। CSS यानी CSS का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो ये भी आपकी एक तरह से HTML की तरह ही लैंग्वेज होती है आपकी, जो कि HTML में यूज करते हैं हम लोग। तो उसका फुल फॉर्म होता है CSS का पूछा गया है कास्केडिंग स्टाइल शीट। कास्केडिंग स्टाइल शीट याद कर लें, इसको रट लें। क्वेश्चन नंबर 25 है। हु इन्वेंटेड वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब किसने बनाया था? डी ऑप्शन बनेगा टिम बर्नर ली। टिम बर्नर ली। 26 विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन कमांड डिस्क। क्या है आपका? कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क में जो है आपकी कौन सी आपकी टेक्नोलॉजी यूज होती है? तो ऑप्शन बनेगा डी लेजर। कॉम्पैक्ट डिस्क में आपकी जो आपकी CD होती है उसमें आप देखते हैं ब्लू कलर की प्रिंट होती है, तो वो उसमें जो यूज होती है वो आपकी लेजर टेक्नोलॉजी यूज होती है। तो ऑप्शन बनेगा डी। क्वेश्चन नंबर 27 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी? कौन सी है? IBM। IBM जो है इंटरनेशनल बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग जो आपकी है वो आपकी लार्जेस्ट जो है हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो ऑप्शन बनेगा ए। बाकी कंपनी आप देख सकते हैं सिया गेट, माइक्रोसॉफ्ट, ये अलग अपनी कंपनी है। 28 का ऑप्शन है। मेमोरी इज मेड अप ऑफ। मेमोरी जो आपकी बनती है वो किससे बनती है? लार्ज नंबर ऑफ सेल। छोटे छोटे सेल को मिला के आपकी मेमोरी पूरी बनती है, 1 TB, 1 बाइट, 1 GB, इस तरह से। बाकी वायर सर्किट से नहीं बनती। तो ऑप्शन बनेगा सी। लॉजिक से क्वेश्चन है, आप ऑप्शन देख लिया करें, आपको आंसर मिल जाएगा। 29 नंबर है। विच डिवाइस इज यूज टू बैकअप द डेटा। आप कौन सी डिवाइस है जिससे आप बैकअप ले सकते हैं? फ्लॉपी डिस्क से भी ले सकते हैं, कोई टेप है आपके पास रिकॉर्डिंग का, या नेटवर्क ड्राइवर है उससे भी आप ले सकते हैं। तो ऑप्शन बनेगा डी, यानी कि सभी आपके डिवाइसेस है जो आपके डेटा को स्टोर करती हैं उनसे आप बैकअप निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन बनेगा डी। तो क्वेश्चन देखें
उसके बाद ऑप्शन देके आपको वही आंसर मिल जाएगा, बिल्कुल भी बुक उठाने की इसमें जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। इस सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप इंटीग्रेटेड टुगेदर इस कार्ड, यानी कि इस फ्लिप फ्लॉप आपका जो होता है वो आपका रजिस्टर्ड जो आपकी होती है फाइलें उसमें यूज करते हैं हम लोग। तो रजिस्टर में फ्लिप फ्लॉप का ऑप्शन मिलेगा आपको, ऑप्शन बनेगा सी, क्योंकि विंडोज फाइल हम लोग यूज करते हैं रजिस्टर आपके होते हैं। तो 30 का ऑप्शन बनेगा सी। 31 चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग है फास्टेस्ट एक्सेस टाइम, तो कौन सा आपका सबसे ज्यादा फास्ट काम करेगा एक्सेस टाइम में? तो सेविंग कंडक्टर मेमोरी जो होती है वो आपकी सबसे ज्यादा फास्ट टाइम एक्सेस करती है, तो ऑप्शन बनेगा ए, सेमी कंडक्टर मेमोरीज। 32 पे चलते हैं। दिस सेकंड जनरेशन कंप्यूटर वाज बेस्ड ऑन था आपका ट्रांजिस्टर पे, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर था आपका बेस्ड ऑन ट्रांजिस्टर पे वर्क करता था। हु इन्वेंटेड एनालिटिकल इंजन, एनालिटिकल इंजन किसने डेवलप किया था? चार्ल्स बेबेज। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। 34 थ्रू विच डिवाइस द मेन कंप्यूटर टू कम्युनिकेट, कंप्यूटर ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेट, तो कौन सी किस डिवाइस के माध्यम से जो आपका मेन कंप्यूटर है वो कंप्यूटर को कम्युनिकेट करता है? तो सिस्टम बस के माध्यम से ये आपकी प्रक्रिया जो है वो संचालित होती है। 35 नंबर है। व्हाट डू यू कॉल ए सिंगल पॉइंट इन कंप्यूटर स्क्रीन, तो सिंगल पॉइंट है आपका, ऐसे मान लीजिए आपने लगा दिया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? पिक्सल। ना कि ये कोई सेल होगी, ना एलिमेंट होगा, ना ही बिट होगा, इसको कहेंगे पिक्सल। सिंगल पॉइंट आपने बोला है यहाँ पे, सिंगल पॉइंट ये आपका हो गया इस प्रकार से, तो ये आपका पिक्सल हो गया, ऑप्शन बनेगा सी। 36 है। द बायोस इज ए एब्रिविएशन ऑफ, द बायोस का फुल फॉर्म पूछ लिया गया है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। 37 है। विच एक्सेस मेथड इज यूज टू एक्सेस कासेट टेप, कासेट टेप में कौन सा एक्सेस यूज होता है हमारा, कौन सी सीक्वेंस चलती है? तो सीक्वेंशियल मोड से हम लोग उसको एक्सेस करते हैं, तो ऑप्शन बनेगा बी। 38 नंबर है। 1 निबल इक्वल टू होता है 4 बाइट के, 1 निबल इक्वल टू 4 बाइट। 39 है। आफ्टर कॉपिंग दी कंटेंट हाउ मैनी टाइम्स यू कैन पेस्ट, तो इसको कोई वैल्यू नहीं है, आप जितनी टाइम मैनी टाइम्स आप उसको पेस्ट कर सकते हैं। आपने कोई डेटा को कॉपी कर लिया, आप उसको यहाँ पे कहीं भी फोल्डर में कितनी बार चाहे उतनी बार आप पेस्ट करा सकते हैं, जब तक वो मेमोरी फुल नहीं हो जाती, तो ऑप्शन बनेगा 39 का डी। 40 पे चलते हैं। इन यूनिक्स द स्टेटस ऑफ द प्रोसेस में बी, तो यूनिक्स जो आपका है वो स्टेटस किस प्रकार से प्रोसेस करता है? रनिंग, ऑर्पिंग और स्लीपिंग, तो सारे काम करेगा आपका, यानी कि वो चलेगा भी, बंद भी होगा, ऑर्पिंग भी करेगा, तो ऑप्शन बनेगा डी। 41 में चलते हैं। दी पी आई डी ऑफ कर्नल प्रोसेस थी, तो पी आई डी और कर्नल यानी कि आपका लाइनक्स का क्वेश्चन है, ऑप्शन बनेगा इसमें 0। आगे चलते हैं 42 पे। जी यू आई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कौन सा होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ऑप्शन बनेगा ए, यानी कि विंडोज आपकी होती है, विंडोज 7 एक्सपी 8 9 ये जो आपकी हैं आपकी जी यू आई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑप्शन बनेगा विंडोज। 43 है। वर्चुअल मेमोरीज, वर्चुअल मेमोरी आपकी क्या होती है? एन इल्यूजन ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज सेकेंडरी मेमोरी, तो आपकी ये जो आपकी वर्चुअल मेमोरी होती है वह एक्सट्रीमली लार्ज सेकेंडरी मेमोरी, आपकी प्राइमरी मेमोरी जो आपकी हार्ड डिस्क होती है, और जब वर्चुअल मेमोरी यूज करेंगे, जैसे कि आपने इंटरनेट से कोई डेटा खरीद लिया, इतनी डिस्क की ड्राइव स्पेस खरीद कर ली, जैसे कि आपको गूगल ड्राइव वगैरह होता है, वहाँ पर अपना डेटा सेव कर लिया, उसको कहते हैं वर्चुअल मेमोरी। 44 पे चलते हैं। विच इज नॉट द स्टेट ऑफ प्रोसेस, तो कौन सा प्रोसेस नहीं है आपके स्टेट का? रनिंग, रीडिंग, प्रीवियसली सारे ब्लॉक जो है वो आपका प्रोसेस नहीं है, तो ऑप्शन बनेगा 44 का ए। कंफ्यूज ना हो, मैं मिटा दे रहा हूँ, ऑप्शन जो है आपका मैंने इसलिए येलो कलर से लिख दिया जिससे आपको दिक्कत ना हो। 45 है। दी की F12 की से आपको क्या होता है? ऐसे सेव एज ब्लॉग, आपको मैंने कल की वीडियो में बताया था कि सेव एज करना है तो उसके लिए F12 आपको दबाना होता है, तो ऑप्शन बनेगा ए, और उससे ओपन होता है सेव एज डायलॉग बॉक्स। 46 नंबर है। विच फाइल स्टार्ट एम एस वर्ड, एम एस वर्ड जो फाइल आपकी स्टार्ट होती है वो किस कमांड से यूज होती है? यहाँ पे कमांड नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन किया गया आपको, तो वर्ड डॉट एक्सी नहीं होगा, एम एस वर्ड से नहीं होगी, विन वर्ड, जैसे कि यहाँ पे आप गए विंडो दबा के यार, यहाँ पे आपको डालना पड़ता है विन वर्ड, तब आपकी फाइल होती है, तो ये विन वर्ड डॉट एक्सी आप डालेंगे तब भी ओपन आएगी, क्योंकि ये एप्लीकेशन है, तो यहाँ से अब आपकी वर्ड फाइल ओपन हो गई। तो यही क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ऑप्शन बनेगा ए। अब आपका इसमें क्वेश्चन जरूर गलत होगा, आप क्वेश्चन को बिल्कुल गलत करके आएंगे कि विन वर्ड यहाँ पे दिया गया और डॉट एक्सी लगी, तो आप तो जब कमांड चलाते हैं तो वहाँ खाली विन वर्ड लिखते हैं, तो ऐसा नहीं, वो एक्सी फाइल होती है, ऑप्शन बनेगा ए। 47 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ पेज मार्जिन, कौन सा पेज मार्जिन नहीं है? तो लेफ्ट का ऑप्शन मिलता है, राइट और टॉप, जब यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको लेफ्ट, राइट और टॉप का ऑप्शन मिलेगा मार्जिन करने के लिए, और कौन सा ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको? वो आपका ऑप्शन होता है, यहाँ पे आपको दिखाया जैसे कि ये आपका है, ये आपका हो गया सेंटर,
ये हो गया लेफ्ट, और ये आपको आपका जे जस्टिफाई करना है। 3 ऑप्शन आपके होते हैं, और कौन सा ऑप्शन नहीं होता है, वो सेंटर का ऑप्शन। तो ऑप्शन बनेगा सी। 48 है पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप, आपके क्या है पेज ओरिएंटेशन। पोर्टलैंड और रेड आपके क्या है पेज ओरिएंटेशन। आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे आप जाएंगे जब, तो प्रिंट पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा पोर्ट्रेट का और लैंडस्केप का। तो यहाँ पे आप जिस भी तरह से प्रिंट करना चाहें वो इस प्रकार से आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप के ऑप्शन। तो ये आपका है पोर्ट्रेट और ये लैंडस्केप, जैसे भी आप प्रिंट करना चाहें वो आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। तो ऑप्शन बनेगा आपका ए। 49 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉन्ट स्टाइल। इसमें फॉन्ट की स्टाइल कौन सी नहीं है, तो बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर आपकी है। सुपर स्क्रिप्ट आपकी जो वो फॉन्ट की स्टाइल नहीं है। आप यहाँ पे जाकर देखेंगे फॉन्ट की स्टाइल जो आपकी है वो यहाँ पे आपकी फॉन्ट की स्टाइल वगैरह सब मिल जाएंगे। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन होती है, तो सुपर स्क्रिप्ट नाम से कुछ नहीं होता है। तो ऑप्शन बनेगा डी। लास्ट क्वेश्चन है आपका इस पेपर सेट का। बॉर्डर कैन बी अप्लाइड, बॉर्डर जो आपका है सेल का उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं क्या क्या। ये जैसे कि बॉर्डर है मान लीजिए, तो इसमें आप अल्फ़ाबेट डाल सकते हैं, नंबर डाल सकते हैं, सिंबल डाल सकते हैं, तो सभी चीज़ आप इसमें डाल सकते हैं। पैराग्राफ, सेल, टेक्स्ट, तो ऑप्शन बनेगा डी। तो ये थे आपके आईटीआई का प्रीवियस का पेपर सेट जो मैंने आपको सॉल्व करवा दिया। इसी तरह के क्वेश्चन आपको अभी आने वाले एग्जाम में मिलेंगे। हो सकता है इस क्वेश्चन में से आपको कोई क्वेश्चन मिल जाए, तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को अच्छे से एक बार देख लें, एक बार वीडियो देख लें, सारे क्वेश्चन को इसी में तैयार कर लें, आपको उसमें रटने की जरूरत नहीं है। बेसिक से क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करने का तरीका बता दिया कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया और ऑप्शन में ही आपके आंसर हैं। तो यहाँ से आप 50 में से कम मेरे मान से आप 40 नंबर आराम से ला सकते हैं। आपको ना किसी नकल की जरूरत है और ना ही आपको ज़्यादा इसमें थ्योरी पढ़ने की जरूरत है। सारे बेसिक से क्वेश्चन है, आपको इसी प्रकार क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे। बहुत ही हल्का पेपर आपको मिलेगा। आप आराम से 45 नंबर मेरिट आराम से 85 के आसपास मेरिट आराम से आप बनवा सकते हैं कॉपर ट्रेड से। तो ऐसा करते हैं आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएगा। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।